फिर प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित कहानी दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी की समीक्षा करेंगे। चतुरसेन शास्त्री प्रसाद स्कूल के रचनाकार हैं। यानी प्रसाद ने जिस प्रकार से इतिहास और अतीत की घटनाओं को लेकर के उसमें कल्पना का सामंजस्य करके भावनाओं को समाहित करके कहानियाँ और साहित्य की रचना की है, ठीक वैसे ही चतुरसेन शास्त्री ने भी इतिहास से घटनाओं को लिया है और इतिहास के प्रति उनका जो एक लगाव है, प्रेम है, वो उनके साहित्य में हमको दिखाई देता है। प्रस्तुत जो कहानी है वह एक मुगल काल की कहानी है, जिसमें बादशाह और सलीमा, उनकी जो दुल्हन है वो, और सलीमा की नौकरानी या दासी या जिसे बांदी भी कहेंगे, उसकी कहानी है। और ये कहानी एक प्रकार से प्रेम त्रिकोण इसको हम कह सकते हैं। तो कहानी प्रेम और दर्द के मिला जुला भाव जो है वो इसमें है। प्रेम का संयोग है तो वियोग भी है और दर्द भी है उसमें। और कहानी को बड़े सुंदर भाव और कल्पना के मिश्रण के साथ में शब्दों के संयोजन से आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है। कहानी का प्रारंभ इस प्रकार से है कि बादशाह ने सलीमा से विवाह किया है। बादशाह के और भी रानियां हैं हरम में, लेकिन बादशाह की नई दुल्हन जो है वह सलीमा है। बादशाह सलीमा को लेकर कश्मीर में स्थित अपने मोती महल में चले जाते हैं, आराम करते हैं और आराम करते हुए 2 दिन के लिए वे शिकार पर चले जाते हैं। लेखक यहाँ पर मोती महल की सुंदरता का और सलीमा की सुंदरता का भी वर्णन करता है। जब बादशाह चले जाते हैं तो महल में सलीमा और उसकी बांदी वही रह जाती है और बांदी कहती है कि आप इतनी उदास क्यों हैं। तब सलीमा उसे अपना दुख तो नहीं बताती, लेकिन उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है। तो बांदी कहती है कि भाई, दासी का या बांदी का उदास होने का कोई अर्थ नहीं रहता। और इस प्रकार से वे दोनों आपस में एक दूसरे की बात करती हैं। तब सलीमा उसको कहती है कि अच्छा दासी, तुम्हें क्या चाहिए कि मैं तुम्हारी उदासी को दूर कर सकूं। तब वह कहती है कि मैं आपको चाहती हूँ। तो सलीमा हंसने लग जाती है और उसे लगता है कि यह मालकिन के प्रति उसका प्रेम है, और वह हंसते हंसते दोहरी हो जाती है और उसे शरबत लाने को कहती है। बांदी गिलास में शरबत भरती है। गर्म वातावरण है, ठंडा उसमें वो सामग्री मिलाती है और साथ ही एक हल्का नशा उसमें डाल देती है। सलीमा जब उस शरबत को पीती है तो बेसुध हो जाती है, नींद में सो जाती है, उसे अपना होशो आवास नहीं रहता। इस परिस्थिति में जो बांदी है वो उसको देखती है, उसके सौंदर्य को देखती है। सलीमा का सौंदर्य जो एकदम उजले मोती की तरह, हीरे की तरह चमक रहा है, और वह बांदी उसको आकर्षण में उसके पड़ करके और वो उसको उसकी ओर झुकती है, उसका वह चुंबन लेना चाहती है कि तभी बादशाह दरवाजे पर आ जाते हैं। बादशाह इस दृश्य को देखते हैं और क्रोध में भर जाते हैं और तुरंत दासी को जेल में डलवा देते हैं। बादशाह मोती महल से लौट जाते हैं और सलीमा वहीं बंदी है। सलीमा जब जागती है तो पूछती है कि मेरी दासी कहाँ है। तब उसे पता चलता है कि वह भी बंदी है और उसकी दासी भी बंदी है। सलीमा को कुछ समझ नहीं आता और वह सोचती है कि आखिर क्या हुआ। सलीमा एक पत्र लिखती है और बादशाह को भेजती है। बादशाह क्रोध में भरे हैं, उन्हें सलीमा से इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है, और बादशाह की बेगम इस प्रकार का काम करे तो यह बादशाह की तौहीन है। तो बादशाह गुस्से में भरते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पढ़ना,
वो चाहे मर जाए। दासी उसी प्रकार से उसका उत्तर भी दे देती है। तब सलीमा जो है वह अपने पास रखे जहर को खा लेती है। जब उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो बादशाह को सूचना दी जाती है। तो बादशाह उसको कहता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ महल में कौन था। तो सलीमा अनभिज्ञता प्रकट करती है, कहती मुझे नहीं पता। तो बोले कि अरे तुम नहीं जानती कि दासी के रूप में किसी पुरुष को रखना अपराध है। तो सलीमा कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब बादशाह कहते हैं कि तुम्हारी जो बांदी है, तुम्हारी जो सेविका है, वह एक मर्द है। तो सलीमा को विश्वास नहीं होता और सलीमा कहती है कि तब तो ठीक है कि मैंने अपने अपराध की सज़ा पा ली, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह एक मर्द है। और यह कहकर के बेकसूर सलीमा मर जाती है। बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है, दर्द होता है उन्हें, और वह उस कैद में पड़े हुए दासी को, जो कि वास्तव में पुरुष है, उसको बुलाता है। तब वह आकर कहता है कि इस बारे में सलीमा को कुछ भी पता नहीं है कि मैं पुरुष हूँ। मैं उसके साथ बचपन में रहा, उसके ऊपर मुग्ध हो गया, उससे प्रेम करता था, और जब वह आपकी रानी बनी तो मैं उसका वियोग न सह सका और मैं उसके साथ साथ स्त्री वेश में उसकी सेवा के लिए आ गया, और इस प्रकार से मैं महल में रहने लगा। और यही मेरा अपराध है कि उस क्षण मैं बहक गया। तो वह अपना अपराध को स्वीकार करता है और बादशाह उस समय करुणा में भर जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। अब बादशाह के हृदय में अपनी बेगम से बिछुड़ने का विछोह है, और उधर वो कैदी जो छूट गया है, अब वह जीवन भर के लिए सजा याफ्ता हो गया है, जो सलीमा के दुख में डूबा रहता है। सलीमा बेकसूर है, लेकिन वह खुदा को चली जाती है, खुदा के पास चली जाती है, मृत्यु हो जाती है और एक मज़ार में सो जाती है। बादशाह जब शाम को उदास होते हैं तो वो एक गीत सुनते हैं जो बड़ी करुण मार्मिक आवाज़ में कोई गाता है, और वो है दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी। और इस प्रकार कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये एक संक्षिप्त कथा वस्तु थी। अब इस कथा वस्तु के जो पात्र हैं वो हैं 3, जैसा आपको पता चला है। बादशाह है और सलीमा है और उसकी बांदी है। यही 3 पात्र हैं जो पूरी कहानी में आते हैं, और सलीमा क्योंकि इस कहानी का केंद्रीय पात्र है, इसलिए उसका महत्व कहानी में ज़्यादा है। बांदी और बादशाह भी, उनकी जो भूमिका है वह उसमें साथ साथ चलती है। कहानी में चरित्रों का चित्रण भी उसी के अनुरूप हुआ है। बादशाह जो गुरूर में भरे होते हैं, जो क्रोध में आवेश में कोई भी निर्णय ले लेते हैं, बादशाह जो सल्तनत का मालिक है, जो अपने आप को खुदा के बराबर समझता है, उसी के अनुरूप इस पात्र का, सल्तनत के बादशाह का चरित्र चित्रण हुआ है। सलीमा एक स्त्री जो विवाह के बाद अपने पति के घर आ गई है, बादशाह की रानी हो गई है, उसकी जो विवशताएं हैं कि वह बादशाह का इंतज़ार करती रहती है, अपनी बारी आने का इंतज़ार करती रहती है। वह बादशाह के प्रेम, बल्कि कहें दया के ऊपर निर्भर है कि वह जब चाहें वह प्रेम करें या आएँ, लेकिन सलीमा को कोई अधिकार नहीं है। तो वह प्रेम में पराधीनता का जो भाव है वो इस चरित्र में सामने आता है। सलीमा के सौंदर्य, जो कि रानी है, और उसके सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन शास्त्री जी ने किया है। सलीमा एक पतिव्रता स्त्री है और उसका जो त्याग है, उसका जो भीतर का प्रेम है, उस प्रेम का सात्विकता को
चतुरसेन शास्त्री ने इस चरित्र में घोला है और उसे सुंदर रूप से उभारा है। तीसरा पात्र बांदी का है, जो एक पुरुष है लेकिन स्त्री वेश में लंबे समय तक वो सलीमा के पास है। और इस चरित्र को भी लेखक ने संक्षिप्त है लेकिन शब्दों के माध्यम से और उसकी जो मन की उथल पुथल है उसको उन्होंने उजागर किया है। उसकी जो मन की कामना है, मन का दबा हुआ जो प्रेम है, वह किस रूप में सामने आया है, तो उसका चरित्र भी यहाँ पर आया है। और इस प्रकार से एक दासी किस प्रकार की स्थिति में रहती है, यह भी इसमें आया है। दासी के मन के भाव क्या हो सकते हैं, वह भी इस चरित्र में आया है। और अंत में जो दासी का जब चरित्र उद्घाटन होता है, तब उसकी जो स्थिति क्या हो सकती है, उसको क्या दंड मिलेगा, उसको भी उन्होंने उसके चरित्र में गढ़ा है। तो दासी के चरित्र में जो एक दयनीयता है, एक प्रेम है उसका दबा हुआ, वो भी सामने आया है। अपनी बात को न कह सकने की जो विवशता है, वो भी उसमें सामने आई है। तो ये जो तीन पात्र हैं, उनमें सलीमा केंद्रीय पात्र है। अब है संवाद यानी कथोपकथन। कहानी जब लिखी जाती है तो उसका घटनाक्रम जो है वो कहानीकार कहता चलता है और कई बार जो पात्र हैं वो अपने संवाद के माध्यम से उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस कहानी में संवादों का बड़ा महत्व है। लगातार इस कहानी में साकी यानी बांदी या सेविका और सलीमा की जो बातचीत है वह चलती रहती है। लेखक उसको पूरी तरह से बताता जाता है, लेकिन साथ ही साथ पात्र अपनी बातचीत के माध्यम से, कथोपकथन के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बांदी और सलीमा का कथोपकथन, राजा और सलीमा का कथोपकथन, अंत में राजा और दासी का कथोपकथन। तो इस प्रकार से कथोपकथन की जो ये संवाद हैं वो छोटे छोटे और बड़े सुंदर इसमें आए हैं और उसको माध्यम से कहानी आगे बढ़ी है। इन संवाद जो हैं वो समझने में हमको कहीं भी कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि उसमें कहीं कोई बहुत गूढ़ दर्शन या किसी भी प्रकार की गूढ़ता या शब्दों की जो कहना चाहिए संस्कृत निष्ठ या तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी यहाँ पर नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से इनके संवाद जो हैं वो छोटे हैं, संप्रेषणीय हैं और संवादों का एक जो प्रवाह है, गति है, वो भी हमको इस कहानी में देखने को मिलती है। अब है भाषा। क्योंकि ये मुगल काल की लिखी हुई है, तो इसमें उस मुगल काल का वातावरण जो है, उस काल का देश काल जो है, उसको लेखक ने संजोया है। लेखक ने मुगल काल के दौर की जो भाषा है, जो बांदी की भाषा है, वो भी उसी प्रकार की है। सलीमा जो बादशाह से बात करती है, उसमें अदब और उसकी जो बोलने का तरीका है वह भी उसी रूप में अनुरूप आया है। लेखक ने उस काल के वातावरण का पूर्ण रूप से पालन किया है। लेखक ने उर्दू और हिंदी खड़ी बोली जिसे कहेंगे, उसकी मिश्रित भाषा को उन्होंने प्रयोग में लिया है। और इसलिए यह संप्रेषणीय, यानी जब हम कहानी पढ़ते हैं तो पूरी कहानी पढ़ने को मन करता है, कहानी का प्रभाव बना रहता है। भाषा के क्लिष्ट कहीं भी नहीं है, भाषा की दुरूहता हमारे सामने नहीं आती है। अंतिम है उद्देश्य। इस कहानी में लेखक ने प्रेम त्रिकोण तो बताया ही है, लेकिन प्रेम के त्याग को भी बताया है। यहाँ पर दर्द जो है, बेकसूर सलीमा की जो स्थिति है अर्थात को उन्होंने उजागर किया है। भारत में या कहें विश्व में भी स्त्री और पुरुष के बीच बड़ी दूरी है। पुरुष अपने आप को कर्ता धर्ता मानता है और इस कहानी में तो बादशाह स्वयं को खुदा के समान समझता है, तो उसके अधीन जो भी है स्त्री है, उसको वह दासी से अधिक नहीं समझता। तो स्त्री की जो विवशता है, स्त्री की जो पराधीनता है, उसको उन्होंने बताया है। स्त्री की बेबसी को उन्होंने यहाँ पर उजागर किया है। स्त्री अपने मन की बात को कहने का उसको अधिकार नहीं मिलता है, वह निरंतर परतंत्रता में जूझती रहती है, उसको उन्होंने उजागर किया है।
और इस प्रकार से इस कथा में जहाँ सलीमा का कसूर सुना भी नहीं जाता है, सलीमा बेकसूर है और बिना अपनी बात कहे ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो चतुरसेन शास्त्री ने एक बादशाह और उस बादशाह के जीवन में आने वाली स्त्रियों की जो कथा है उसके माध्यम से उन्होंने संपूर्ण स्त्रियों की बेबसी को, उनकी करुणा को, उनके त्याग को उन्होंने उजागर किया है और यही कहानी का उद्देश्य है। धन्यवाद।